बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व वहीन. Today we will discuss the topic of administrative law and accountability, that is Code 506, and we will discuss the administrative function of the state, how the state carries on the administrative functions granted to it through the powers of constitution. Administrative function means the functions which are normally associated with the routine operation of the government, included tax assessment, collection, personal services, purchasing, records, उसके बाद जनाब मैनेजमेंट सर्विसेज, data processing, warehousing, equipment repairs and printing. All these functions are carried on by the government, and these are the powers are granted to the government as an administrative function by the parliament. First of all, we will view the origin of the state, के state का क्या origin है, और फिर स्टेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन और उसके स्टेट के पार्ट कौन से हैं, स्टेट का क्या तरीकाकार है, हाउ इट कैरीज ऑन इट्स फंक्शंस, स्टेट अपने फंक्शन कैसे कैरी ऑन करती है, और इस सारे मामले को फिर हम कैसे कैरी ऑन करेंगे देखते हैं. अभी सारे मामले को आगे बात को बढ़ाते हैं. ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के कितने ऑर्गन्स हैं? तो the organs of the state as per recognized by the Constitution of Pakistan are three. तीन पिलर आम तौर पे हम कहते हैं जनाब स्टेट के ऑर्गन्स में शामिल हैं. नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव एंड नंबर 3 द जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या चीज़ है, एग्जेक्टिव क्या चीज़ है, और उसके बाद जुडिशरी क्या चीज़ है, ये सारे मामला अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. लेजिस्लेचर कहते हैं पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होकर जो आते हैं. दो मेंबर्स आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, और उसके बाद जो नॉमिनीज इलेक्ट होते हैं ऑन इलेक्टोरल स्टेट्स, और जिनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, हमारी सूबाई असेंबलियाँ, तो वो सारे के सारे मेंबर्स ऑफ सेनेट कहलाते हैं. जब भी कोई कानून साजी होती है, कोई लेजिस्लेशन होनी है, तो बिल इज प्रेजेंटेड इन दी लोअर हाउस, दैट इज नेशनल असेंबली. तो नेशनल असेंबली में ये बिल हम प्रेजेंट करते हैं. इट में बी प्रेजेंटेड बाय दी हाउस, और इट में बी प्रेजेंटेड बाय दी गवर्नमेंट, इट में बी प्रेजेंटेड बाय दी अपोजिशन. कोई भी बंदा जो है वो बिल स्टेट को पेश कर सकता है लेजिस्लेशन के लिए. After the bill is presented in the National Assembly, it is sent to the committee. तो बिल के इंट्रोडक्शन के बाद इसे कमेटी को भेज देते हैं. कमेटी व्यू दी लेजिस्लेचर प्रोसेस के ये बिल किसी के साथ इन कन्फ्रंटेशन तो नहीं है लॉ में, किसी प्रोविजंस के साथ इसकी कोई शिक जो है वो लॉ के साथ किसी तरह कोई मुतसादम तो नहीं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अंदर वैसी ही अमेंडमेंट आप करते हैं. बिल पब्लिक वेलफेयर का भी हो सकता है, बिल टैक्सेशन से मामलात मुताल्लिक भी हो सकता है, बिल जो है वो किसी सूरत हाल से भी मुताल्लिक हो सकता है. बहरहाल बिल इज प्रेजेंटेड इन दी लोअर हाउस, कौमी असेंबली में. जब ये नेशनल असेंबली की कमेटी जो है इसको पास कर देती है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसको देख लेते हैं, तो देन दिस बिल इज मूव टू दी नेशनल असेंबली वंस अगेन, और उसके बाद इस पे वोटिंग होती है. अगर ये नॉर्मल प्रोसेस है तो फिर इसमें क्या सारी सूरत हाल होगी. इस नॉर्मल प्रोसेस में कौमी असेंबली जो है वो इस पे वोटिंग करेगी. 51% मेजॉरिटी से
ये कौमी असेंबली में ये लेजिस्लेशन जो है वो पास हो जाती है, तो 51% मेजोरिटी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए। और इसी तरह अगर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है तो इस बिल को फिर हम कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास और उसके इत्तेहादियों के पास 2/3 मेजोरिटी हो तो गवर्नमेंट उसको फिर पास करवा लेती है, अदरवाइज फिर अपोजिशन को भी साथ में लाना पड़ता है, फिर वो लेजिस्लेशन पास हो जाती है। लेजिस्लेशन के बाद हमारे पास आती है नंबर 2 एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या चीज़ है? एग्जेक्टिव मीन्स दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होगा। और आप जानते हैं कि जैसा कि नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी के साथ 51% मेजॉरिटी के साथ सादा अक्सरियत के साथ प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। इन तीनों के दोनों के साथ दोनों ऑर्गन के साथ एक तीसरा स्टेट ऑर्गन भी होता है, जुडिशरी होता है, जो होगा हमारे लिए इस काम को चेक करने के लिए, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए। लेजिस्लेचर का राइट है कि वो लेजिस्लेशन करे, गवर्नमेंट भी लेजिस्लेचर को रिक्वेस्ट करके लेजिस्लेशन करवा सकती है, और जुडिशरी की पावर है कि वो इस लेजिस्लेशन में जो है वो रिव्यू कर सकती है कि कोई चीज़ जो वो स्टेट लॉ से मुतसादम तो नहीं, इस तरह का कोई मामला तो नहीं। बात को आगे बढ़ाते हैं। एग्जेक्टिव, द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल for enforcing laws and judicial decision and for the day-to-day administration of the state। ये सारा कुछ हमारे लिए क्या कहलाता है? ये सारा कुछ हमारे लिए कहलाता है जनाब, इसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं। इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होगा वो स्टेट को इस सारे मामले को हेड करेगा, और सारे मामले को हेड करने के बाद उसने इसके ऊपर सारे का सारा अमल दरामद करना है। इस सारे मामले को हम एग्जेक्टिव कहते हैं। इस एग्जेक्टिव में हम देखते हैं कि जनाब इसका जो प्राइम मिनिस्टर हेड है वो सारे मामला देखता है, और सारे इसके एक्शन भी इसी के साथ ही अटैच होंगे, और ये सारा मामला इसी की सुपरविजन में होगा। एग्जेक्टिव को, गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के ज़रिए वो लॉ बना सकती है। कोई लॉ रिपील करना है उसको रिपील किया जा सकता है, कोई लॉ अमेंड करना है उस लॉ को अमेंड किया जा सकता है, कोई लॉ गवर्नमेंट चेंज चाहती है उसको चेंज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की ये पावर है कि वो किसी भी तरीके से वो ये लेजिस्लेशन का काम जो है वो कर सकती है, और डे टू डे सारे डिसीजन में यही कर रहे हैं। आगे हमारे पास आती है जुडिशरी। जुडिशरी जैसा कि मैंने पहले बताया कि थर्ड ऑर्गन है स्टेट का, और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि टू कंट्रोल द चेक्स एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना जुडिशरी का मेन ऑब्जेक्ट है, और इसी के तहत ये सारा काम करती है जुडिशरी। जब जुडिशरी ने काम करना है तो उसने देखना है कि कोई भी लॉ जो है वो इसे गवर्नमेंट का इससे मुतसादम तो नहीं, और अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो इसमें मुदाखलत भी कर सकती है। बार इट इज़ क्लियर इनफ कि जितना भी जुडिशियल सिस्टम है उसमें लॉ की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो जुडिशरी ने ही करनी है। उनके जितने भी स्टैचूज हैं वो सारे के सारे किसी ने पास आउट करने हैं, किसी जुडिशरी ने ही उसके अंदर सारी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। जुडिशरी हमारा थर्ड ऑर्गन है। पहला स्टेट ऑर्गन में लेजिस्लेचर है, दूसरा स्टेट ऑर्गन में हमारा एग्जेक्टिव है, और तीसरा हमारा जो है वो जुडिशरी है। अच्छा जी, इनको एक बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि इन तीनों को अपने दायरा कार में काम करना। ऐसा नहीं होगा कि जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के कामों में मुदाखलत करती फिरे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के कामों में मुदाखलत करती फिरे, और ऐसा नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के कामों में मुदाखलत करे। जैसा कि कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जहां सेपरेशन ऑफ पावर बयान कर दी गई हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ज़रिए तीनों जो आपके हैं ये हेड ऑर्गन ऑफ द स्टेट, इन तीनों की पावर को लिमिट किया गया है। रशिया में हाइब्रिड सिस्टम है, वहाँ पर कुछ मामलात में कोर्ट मुदाखलत कर सकती है, पार्लियामेंट के भी और लेजिस्लेचर के भी। नीदरलैंड और यूके में ये जुडिशरी मुदाखलत नहीं कर सकती पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में। यूएसए में ये जुडिशियल है वो स्ट्रॉन्ग अनफ है जुडिशरी, वो भी
कुछ लॉज में मुदाखलत कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल जुडिशरी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसको ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है कि वो किसी भी मामले में एग्जेक्टिव के उसको काम करने से रोक सकती है, उसको प्रोहिबिट कर सकती है, उसकी पावर को लिमिट कर सकती है, और इसी तरह वो लेजिस्लेचर के कामों में भी देख सकती है कि कौन सा लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो कानून से मुतसादम तो नहीं है, कोई कन्फ्लिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बेसिक ह्यूमन राइट के साथ उसकी कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। ये सारे मामला जुडिशरी ने चेक करने हैं, देखने हैं, और इसको रिव्यू करना उसकी पावर में शामिल है। कोर्ट जो होगी वो इस सारे मामले को देख सकती है। बात को आगे बढ़ाते हैं, रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कही गई थी कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम नए लॉ को, नए मामला को, नए सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये मामला टैक्स से रिलेटेड हो, अब ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, अब जनाब ये जो लॉज हैं ये सारे के सारे इससे पार्लियामेंट में जो फ्रेम किए गए कि रनिंग ऑफ द कंट्री के साथ रिलेटेड हो, तो तमाम सूरत हाल में इस को प्रिपेयर करना, इसकी इनेक्टमेंट करना, इसके सारे मामला जो हैं वो तय करना इससे मुतल्लिका होगा। अगर हम सिर्फ टैक्स की बात करें तो टैक्स से रिलेटेड लॉज या जनरल लॉज जो है वो सारे के सारे इसमें प्रिपेयर करने। इसी तरह जब ये लॉ प्रिपेयर हो जाएंगे लेजिस्लेचर से तो उनको कंट्री में इन्फोर्स किया जाएगा। एनफोर्समेंट के बाद फिर हम देखते हैं कि जनाब ये लॉ टैक्सेस से मुतल्लिक है, ये लॉ गवर्नमेंट का जो है किस से मुतल्लिक है, किस मामले में ये लॉ फ्रेम किया गया, ये सारा मामला फिर हम इसके अंदर देखते हुए एग्जेक्टिव को पावर देंगे कोई इस कानून पे अमल दरामद कराए। अगर ये टैक्सेस से रिलेटेड है तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होगी, या अगर टैक्सेस से रिलेटेड नहीं है तो कोई और काम जो है उसके ऊपर जनाब ये एनफोर्समेंट होगी, कोई और कानून जो लॉ बनाया पार्लियामेंट ने उसके ऊपर ये सारा मामला किया जाएगा। फिर जुडिशरी जो है वो उसके पास पावर्स हैं कि जाहिर है कि आपने जब एक लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो एक कम्युनिटी होती है। लॉ की डेफिनेशन मैंने बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय some authority implemented upon a community with a coercive force। तो जो coercive force आप यूज करते हैं एक कम्युनिटी के ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में वो जो कानून साजी आपने की होती है उस कानून साजी में ये बात देखी जाती है कि अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल, और जो वे करेंगे इस लॉ को और जो लॉ को वे नहीं करेंगे। सेकंड, जो लॉ को ओबे नहीं करेंगे, और फर्स्ट, जो लॉ को ओबे करेंगे। दोबारा देखते हैं कि वो लोग जो जिनके ऊपर लॉ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, द ओबीडिएंट एंड द नॉन ओबेयर्स, दोनों सूरत हाल में होगी। इसी तरह जब आप टैक्सेशन लॉ की बात करते हैं तो व्हेन यू इम्प्लीमेंट टैक्सेशन अपॉन द पीपल, तो इसमें कुछ टैक्स पेयर होंगे और कुछ टैक्स कलेक्टर होंगे। तो टैक्स कलेक्टर जो है उनके और टैक्स पेयर के दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को जब हम देखते हैं तो इस डिस्प्यूट की सेटलमेंट किसने करनी है, इस डिस्प्यूट की सेटलमेंट जो है वो फिर जुडिशरी करती है। जुडिशरी के पास पावर्स है कि वो इस सारे मामले को देखती है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो करती है। अब इसमें टैक्स पेयर को भी कॉल किया जाएगा अगर ये टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट है, और टैक्स कलेक्टर को भी कॉल किया जाएगा। टैक्स कलेक्टर जो है वो अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन देगा, टैक्स पेयर जो है वो अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देगा। दोनों पार्टीज आमने सामने होगी। लॉ जो है वो देखेगा कि इसमें पॉइंट ऑफ टैक्स है या पॉइंट ऑफ लॉ है। अगर पॉइंट ऑफ टैक्स है तो उस तरह डिसाइड किया जाएगा, तो एक्सपर्ट ओपिनियन के टैक्स वालों से ली जाएगी। अगर पॉइंट ऑफ लॉ है तो फिर लॉ रिलेटेड जो एडवाइजरीज होंगी वो इसको एक्सप्लेन करेंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास distinction between legislative and judicial functions। तो जो ये दोनों में अब डिफरेंस करना बड़ा ज़रूरी है। इन दोनों में, इस दोनों के अंदर ये बात को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने जब एक लॉ बनाया है तो लॉ की दोनों सूरत हाल है कि पावर तो वो जुडिशरी की नहीं थी लॉ बनाना, वो तो पावर थी लेजिस्लेशन की।
लेकिन उसको रिव्यू करना बहरहाल ये पार है जुडिशरी के जुडिशियल सिस्टम में हम उस लॉ को देख सकते हैं कि वो लॉ कैसा बना है, क्या उसकी सारी सूरत हाल है, क्या उसका सारा मामला है, कैसे आपने उसको कैरी ऑन करना है, कैसे आप सारे उस मामले को चलाएंगे। तो ये सारा मामला इसके अंदर देखा जाएगा। अब इसकी तरफ आते हैं। नंबर 1, जुडिशियल फंक्शन। ए जुडिशियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट्स एंड डिक्लेयर्स एज दे स्टैंड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट फैक्ट। जब भी गवर्नमेंट चाहती है किसी मामले में तो वो जुडिशियल इंक्वायरी करवा लेती है। अगर फर्ज किया कोई पुलिस डिकेट एनकाउंटर हुआ है और गवर्नमेंट चाहती है कि इसके फैक्ट फाइंड करे कि जो पुलिस ने कोई अट्रॉसिटी तो कमिट नहीं की, या मरने वाले जो थे वो वाकई क्रिमिनल थे या कोई और सूरत हाल थी, या उन्होंने कोई जुर्म भी किया था, या पुलिस ने फेक पुलिस डिकेट एनकाउंटर में उनको हलाक कर दिया, तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी कॉल की जाती है। जुडिशियल इंक्वायरी अगर ये सेशन जज के लेवल पे या हाई कोर्ट के लेवल पे जज पे भी आप कॉल कर सकते हैं, और वो सारे फैक्ट एंड फाइंड फाइल करके रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस को या टू द गवर्नमेंट जिसने उसको ये इंक्वायरी के लिए बनाया है या इस इंक्वायरी के लिए उसको कॉल किया है। तो जुडिशियल इंक्वायरी एक फंक्शन है जो प्रेस पास, जैसे कि आजकल एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है मॉडल टाउन केस में, जिसमें बाकर नकवी ने फिर अपनी फाइंडिंग्स दी, वो कमीशन बना और उसके बाद वन मैन कमीशन था। वो फाइंडिंग सारी की सारी रिपोर्ट की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दी गई, और अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि इन फाइंडिंग्स को, इन रिपोर्ट्स को जो है वो पब्लिक किया जाए, इनको बताया जाए हु वाज रिस्पॉन्सिबल। रिसेंटली जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होल्ड की जाएगी इसके ऊपर, जो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ बिफोर ईद, तो उस पर भी जो फैक्ट फाइंडिंग होगी और टेक्निकल कमेटी के बाद वो रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट की पेश की जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस रिपोर्ट को पब्लिश करेगी, उन्होंने प्रॉमिस किया प्राइम मिनिस्टर ने। आगे बात बढ़ाते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है, इट लुक्स टू द फ्यूचर एंड चेंजेस एग्जिस्टिंग कंडीशन बाय मेकिंग ए न्यू लॉ टू बी अप्लाइड देयर एंड आफ्टर टू ऑल दोज सब्जेक्ट टू इट्स पावर। तो इसमें जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो बड़ा क्लियर बताता है कि फ्यूचर में आपको किन लॉज की ज़रूरत है, आप नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिज़ाइन करें। फर्ज के सपोज फ्यूचर में आप समझते हैं कि टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई एंटी टेररिस्ट लॉ की ज़रूरत है, जो फॉरेन कोरोना वायरस है उसको स्प्रेड करने के लिए किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कोई और काम करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट को ये पावर हासिल है कि वो इन तमाम मामलों को देख सकती है, इन तमाम मामलों के लिए लेजिस्लेशन कर सकती है जो फ्यूचर में उसको पेश आएंगे। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इसके बाद आता है जनाब एग्जैक्ट लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, लेजिस्लेशन किसको कहते हैं, लेजिस्लेशन से मुराद है हमारी जो कॉमन असेंबली और सेनेट या हमारी जो पार्लियामेंट कहलाती है उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं, और उस लेजिस्लेशन में हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट क्या काम कर रही है, क्या उसके सारे मामले हैं। लेजिस्लेटिव, अब इनके अंदर डिफरेंस करना भी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, और ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास होगी, पार्लियामेंट का मातहत होगी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने इख्तियार से अगर तजावज़ करती है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरीज एक्ट कहलाएंगे इसके। अगर पार्लियामेंट अपने इख्तियार से तजावज़ करती है तो वो भी अल्ट्रा वायरीज कहलाएंगे। अगर वो अपनी पावर्स के अंदर रहते हुए कोई काम करती है तो वो इंट्रा वायरीज एक्ट कहलाते हैं। Legislative, it is related to the framing of rules and regulation by lawmaker after voting in the assembly। भी मैंने पहले से बात की है लेक्चर के शुरू में कि नेशनल असेंबली में 51% मेजोरिटी से वोटिंग से आप कोई भी लॉ फ्रेम करके पास कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉ कमेटी पहले देख लेती है कि इसकी कोई जो प्रोविजन है या कोई सेक्शन है या कोई सब सेक्शन है वो किसी भी तौर पे वो हमारे लॉ से इन कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए या बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये लॉ जब फ्रेम हो जाता है, बन जाता है, फिर सेनेट इसको पास कर देती है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इस पर साइन कर देता है, तो फिर उसके बाद ये सारा लॉ जो है वो बन जाता है एक्ट या की सूरत में,
और इसकी इनेक्टमेंट को फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक इम्प्लीमेंट करती है। इट रेफर्स टू, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ आते हैं। इट रेफर्स टू द एक्शन टेकन या रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज लेड डाउन बाय लेजिस्लेटिव एक्शन। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई लॉ बनाया तो वो पूरे चारों सूबों में इम्प्लीमेंट होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई लॉ बनाया तो वो सूबा पंजाब में इम्प्लीमेंट होगा। डियर क्लास, तमाम लोग तवज्जो करें इसकी तरफ, तमाम लोग इस मामले की तरफ तवज्जो करें। तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये एक्शन होगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। बात को आगे बढ़ाते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो फ्रॉम द डिस्टिंक्शन। अब हम देखेंगे कि इसका जो सारा मामला वो चलना कैसे, इसको आपने कैरी ऑन कैसे करना, इस सारे मामले को आप कैसे कैरी ऑन करेंगे, क्या इसका तरीकाकार होगा, कैसे इसकी सारे की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। लेजिस्लेटिव करैक्टर क्या है जी? नंबर 1, इट हैज टू बी पब्लिश्ड इन सर्टेन मैनर। जो आपने लॉ बनाया है उसको पब्लिश करें, चाहे वो एक्ट है तो आप पार्लियामेंट में तो एक्ट ही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ये इख्तियार रखता है कि वो जनाब ऑर्डिनेंस के जरिए भी लॉ बना सकता है, लेकिन मोस्टली ये अगर एक्ट है तो इसकी इनेक्टमेंट होनी जरूरी है। द कोड विल नॉट इशू रिट क्राइटेरियन टू क्वैश इट। कोड जो है वो बनते हुए लॉ के अंदर मुदाखलत नहीं करती और ना ही कोई इसके ऊपर रिट पिटीशन वो एक्सेप्ट करेगी जब वो पार्लियामेंट बना रही होगी। डू नॉट ड्यूटी टू गिव रीजन अप्लाइज इन दी। अब इसमें जो हमारे पास जो पावर है लेजिस्लेटर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो जनाब ये कानून साजी के मतलब को बताया कि मैं ये कानून क्यों बना रही हूँ। ये उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो डिस्क्राइब करे मैंने ये लॉ क्यों बनाया, क्योंकि उसकी पावर है। और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट इन दी कंट्री जब सुप्रीम है तो कोई से पूछ नहीं सकता कि आपने ये लॉ क्यों बनाया, क्या वजह है इस कानून की, क्यों आप बना रहे हैं इस कानून को। तो पार्लियामेंट किसी को जवाब दे नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री है, तो पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो ही कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोर्ट बनाते हुए कानून पे कोई रेट पटिशन पे किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर नहीं जारी कर सकती कि नहीं जी नहीं आपने ये कानून बना सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव करैक्टर अब आते हैं, जब वो लॉ बन गया तो उसकी फेट क्या है। जब एक कानून जो है वो बन गया है तो उसकी फेट क्या है, उसको कैसे सारा मामला हैंडल होना है, कैसे वो चलना है। द अथॉरिटी वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट जुडिशली। द कोर्ट कैन क्वैश इट बाय issuing a writ of criteria, writ सर्शनरी। इस रिट पे कोर्ट जो है वो एक फैसला दे सकती है। अब कानून साजी के अमल में कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो मामलात के तौर पे आ गया, वो एक इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे आ गया, तो फिर कोर्ट जो है वो इसको किसी की ने रिट पिटीशन फाइल की, जैसा कि पार्लियामेंट का ने कानून नहीं बनाया था किसी भी किस्म का, और एज ए रूटीन एक्सटेंशन दे देता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू दी आर्मी चीफ या किसी भी चीफ को, चीफ ऑफ फोर्सेस को। तो इसमें फिर क्या सूरत बनी, किसी ने रिट पिटीशन फाइल की और कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए पार्लियामेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने अपना मौकफ दिया कोर्ट में कि जनाब ये कोई इस तरह की सूरत नहीं है, कन्वेंशन है, ये एक रूटीन है कि जो चीफ जो है उनको हालात के मुताबिक हम एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो फिर जो जुडिशरी थी उसने फुल बेंच ने फैसला दिया नहीं, इसके लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। और चूँकि कंडीशन जो ऑफ द कंट्री जो है वो इस वक्त डिफेंस के वाले से सेंसिटिव हैं, तो हम आपको 6 मंथ का टाइम देते हैं कि आप इसमें कोई एनेक्टमेंट करें। तो ये सारा मामला फिर पार्लियामेंट में आया और पार्लियामेंट में उन्होंने एक्ट पास किया और फिर उसके बाद सारा आगे आपके सामने सारा मामला। लेकिन अगर ये कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट चाहे तो वो इस सारे को क्वैश भी कर सकती है, इस एनेक्टमेंट को खत्म भी कर सकती है। ड्यूटी टू गिव रीजन अप्लाइज। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जब कोर्ट में पेश होगा तो उसने ये अपनी तरफ से ये एडवोकेट जनरल ने, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने फिर
लॉ मिनिस्टर ने अपीयर होकर ये बातें कोर्ट में बतानी है कि हाँ जी जनाब इस लॉ की ज़रूरत क्या है, इस कानून की क्या ज़रूरत थी, ये कंडीशन है। द ऑर्डर हैज़ नॉट टू बी कंपल्सरी टू पब्लिश, ये ऑर्डर पब्लिश करने को ज़रूरी भी नहीं है। नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं, जुडिशियल फंक्शन। पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे बात की, अब फिर एग्जेक्टिव फंक्शन पे बात की, अब हम जुडिशियल फंक्शन पे बात करने लगे। जुडिशियल फंक्शन होते हैं, गवर्नमेंट कौन रन करता है? गवर्नमेंट रन करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जब गवर्नमेंट रन करता है तो गवर्नमेंट रन करने के बाद उसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए मिनिस्टर का तकर्र किया होता है। अकॉर्डिंग टू कमेटी ऑन मिनिस्टर्स, पावर है power a pure judicial function presupposes an existing dispute between two or more parties. जुडिशियल फंक्शन क्या है कि जो कमेटी है उसकी फाइंडिंग्स है कि जनाब अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आता है तो वो प्योरली डिस्प्यूट जो है वो जुडिशियल बेसिस पे उसको सेटल आउट करेंगे हम। तो पहला फंक्शन हम देखकर अभी आए हैं, वो था हमारे पास लेजिस्लेटिव फंक्शन, फिर उसके बाद हमारे पास आया एग्जेक्टिव फंक्शन, फिर उसके बाद हमारे पास जुडिशियल फंक्शन आया। तो अब हम इस फंक्शन के ऊपर बहस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं, जुडिशियल फंक्शन रिक्विजिट्स, इसकी क्या सारी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ये कैसे काम करेगा और इसके इख्तियारात की क्या सूरत हाल है, कैसे सारा मामला तय पाना है, कैसे इसके ऊपर अमल दरामद होना है, क्या पावर है जुडिशियल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आप कोई जुडिशियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह इसके ऊपर बहस होनी है, कैसे ये काम किया जाएगा, ये लेजिस्लेशन ने पहले आमतौर पे देखना होता है। इसीलिए उसकी टेक्निकल कमेटी पहले ये देखती है कि किसी जुडिशियल फंक्शन की कोई किसी जो फंक्शन है लॉ की या जो एक्ट वो एनेक्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें कोई फ्लॉ ना रह जाए, ताकि बाद में किसी डिस्प्यूट का मामले का बायस ना बने। और अगर वो बनता है तो फिर वो डिस्प्यूट या तो पार्लियामेंट के अंदर वापस ला के उसको सेटल आउट किया जाए या वापस लिया जाए, या अगर आप वापस नहीं लेना चाहते तो फिर क्या सूरत हाल है कि जनाब उसके अंदर अमेंडमेंट की जाए, उसके अंदर अल्ट्रेशन की जाए, या उससे बेहतर कोई और सुपरसीडिंग लॉ लाया जाए। तो ये सारे मामला आपने पहले देखने हैं, वरना जब वो एक लॉ बन जाता है और इन दी हैंड ऑफ पार्लियामेंट से निकल के एग्जेक्टिव के हैंड में इनेक्टमेंट के बाद आ जाता है, तो उसके जो इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल होंगे वो आपको पहले देखने होंगे। जुडिशियल फंक्शन रिक्वेस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ केस बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, जो भी पार्टीज होंगी वो जुडिशरी में अपना केस प्रेजेंट करेंगी। तो कौन उसमें जाएगा? उसमें मुदई जाता है, जो फैक्ट्री है जो इंजर्ड पार्टी वो जाता है, कोर्ट खुद सो मोटो नोटिस भी ले सकती है। तो वो जो कोर्ट के अंदर ये कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसके ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको टेकअप कर ले। तो दूसरे पार्टी को या ऑल पार्टीज को फिर समन कर लिया जाता है कि आए जनाब इसके बारे में अपना जवाब दाखिल करें। द सेटलमेंट ऑफ फैक्ट बाय मींस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। अब फिर क्या सूरत हाल है जनाब कि आपको इसमें एविडेंस देनी होगी। क्या एविडेंस इसकी है? एविडेंस के बगैर कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। अगला पगलक वेलफेयर का है तो कोर्ट गवर्नमेंट को कह सकती है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे, या अटॉर्नी जनरल को कह सकती है, या अपनी हेल्प के लिए किसी एजेंसी को कर सकती है कि वो जनाब ये सारे का सारा मामला देखिए। तो डिस्प्यूट में जो पार्टीज हैं, ताकि उसकी बुनियाद पर कोई जजमेंट हम कर सकें तो एविडेंस हमें चाहिए। द सबमिशन ऑफ लीगल आर्गूमेंट बाय द पार्टीज, अब पार्टीज ने केस भी फाइल कर लिया, एविडेंस भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पार्टीज फिर अपनी इसमें लीगल आर्गूमेंट्स भी फाइल करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आर्गूमेंट्स को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाना जरूरी है, अदर देन दी वर्बल प्रेजेंटेशन। वर्बल प्रेजेंटेशन के अलावा आर्गूमेंट को आपने रिटन फॉर्म में भी हायर कोर्ट में जमा कराना होता है। लेकिन जो लोअर कोर्ट है उनमें वो वर्बल कम्युनिकेशन भी चल जाती है, और फिर जज साहब उसको केस को की एविडेंस जो है या जो आर्गूमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ए डिसीजन विच डिस्पोजेस ऑफ द होल मैटर बाय फाइंडिंग अपॉन द फैक्ट इन डिस्प्यूट and application to the law of land
to be facts so found included where required a ruling upon disputed question of law. तो इसमें जो कोर्ट है वो फिर अपनी जो जजमेंट है वो देती है। जजमेंट जो होगी हो सकता है वो फाइंडिंग्स जो हों वो एक पार्टी को एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन जो बेस्ट फाइंडिंग्स जो होती हैं कोर्ट ने अपने डिसीजन में प्रेजेंट करनी है या लिखनी है, या वो डिसीजन का हिस्सा बनती हैं, या वो उसकी फाइंडिंग जो उसका हिस्सा बनती हैं, तो वो फैक्ट्स की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, जो उन्होंने गवाहियाँ पेश की हैं इसमें उनकी बुनियाद पे, या जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद पे, या इसकी बुनियाद पे वो लॉ जो है वो देती है अपना फैसला, कोर्ट अपना फैसला देती है इनके ऊपर बेस करता हुआ जो उसने फाइंडिंग की है अपनी इस सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो डिसीजन का हिस्सा बन जाती है। इस तरह ये जुडिशियल फंक्शन जो है वो कैरी ऑन किया जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजी जुडिशियल फंक्शन। कॉजी का मतलब कॉजी जुडिशियल का फंक्शन का मतलब होता है कुछ जुडिशियल और कुछ थोड़ा एग्जेक्टिव। सारा एग्जेक्टिव नहीं, सारा जुडिशियल नहीं। ये आप कह लें कि हाइब्रिड टाइप कोई चीज़ होगा कि जिसमें हम ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें किसी और चीज़ पे डिपेंड करती हैं, या कुछ चीज़ें जो है वो उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि उसके ऊपर हमें कोई फर्दर लुक आफ्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कॉजी टर्म्स जो होती है विच इज़ नॉट फाइनल, हतमी नहीं। द वर्ड कॉजी मीन्स नॉट एक्जेक्टली, जो हतमी नहीं है, जो भी क्लियर नहीं है, जो भी इधर वे है। जैसे मैं कहता हूँ जी इट मे रेन टुडे, तो मे का मतलब है कि वो तो ही तो नहीं ना, हो तो सकती है। तो देयर आर क्लाउड्स ऑन द स्काई, मौसम जो है वो इस तरह का है। और प्रीवियस हिस्ट्री बताती है जो हमारे इसकी एको वेदर से कि इस तरह के अगर सिम्टम्स हो तो देयर आर चांसेस ऑफ रेन्स। तो रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नॉट एग्जैक्ट, अभी नहीं हो रही। अगर मैं कह रहा हूँ इट इज रेनिंग तो ये कॉजी ना हुई, इट इज एग्जैक्ट। और अगर मैं कहता हूँ इट मे रेन तो ये फिर एग्जैक्टली नहीं है, फिर ये कॉजी ही है। अकॉर्डिंग टू द कमेटी a quasi judicial function presupposes a dispute between the parties कि हम जो है वो जब कोर्ट में हमारे सामने कोई मामला लाया जाता है, ये जुडिशरी में लाया जाता है, तो हम समझ लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई झगड़ा है और इसको पार्टीज की सुनने के बाद हमने सेटल आउट करना है। इसके बाद आता है काजी जुडिशियल फंक्शन रिक्विजिट्स। इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना ज़हन फौरी तो नहीं बना लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि जब पार्टीज की कॉजी हमारा कोई फंक्शन इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, हमने कोई ऐसा मैटर जो है वो सॉल्व करना है कि जिस मैटर के अंदर अभी कोई एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? दी प्रेजेंटेशन ऑफ द केस बाय द पार्टी, सबसे पहले केस आए। नंबर 2, द सर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स बाय मीन ऑफ एविडेंस। फिर हम एविडेंस कॉल करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है, ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस हो सकती है, ये फिजिकल एविडेंस हो सकती है, ये हमारी लीगल एविडेंस हो सकती है, ये हमारी जो है वो कोई डिजिटल बेस हो सकती है, आईटी बेस हो सकती है। तो इस तरह की कोई ना कोई एविडेंस पार्टीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा जी, अब इसके बाद जब ये सारा सा मामला होगा, फिर आगे वही प्रोसेस है कि कोर्ट जो है वो अपनी पार्टीज की को हियरिंग का मौका देगी, प्रेजेंटेशन का मौका देगी, मौका प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसकी बुनियाद पे कोई हतमी फैसला फिर हम कर पाएंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठना है और ये सारे का सारा मैटर जो है वो किस तरफ जाएगा। फिर कोर्ट अपनी डिसीजन इस पे देगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। अब इनमें फ़र्क क्या है, पहले हम ये डिफरेंस तलाश करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में और उसके बाद कॉजी जुडिशियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या इसकी सूरत हाल है, कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, कैसे ये सारा मामला कैरी ऑन किया जाता है, इसको हम कैसे कैरी ऑन करते हैं। Administrative, it refers to action related to implementation of law laid down by legislative actions.
अगर आपने कोई कानून बना लिया हुआ है और उसके मुताबिक आप लेजिस्लेशन के एक्शन को कैरी ऑन कर रहे हैं, कानून मौजूद है, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के कैरी ऑन करना होगा। अगर कॉजी जुडिशल फंक्शन है तो इसका मतलब है नॉट एग्जैक्टली, यहाँ पर कमेटी जो है वो हतमी फैसले पे पहुंचेगी और उसका प्रोसेस अब मैंने आपको पहले अभी पिछली स्लाइड में बताया कि क्या प्रोसेस होता है और किस तरह कैरी ऑन होगा। दोबारा देखते हैं, अगर आपके पास कोई इनेक्टमेंट है लॉ की हो चुकी है फंक्शन को कैरी ऑन करने की, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, और अगर ये कैरी ऑन करने की हमारे पास अभी नहीं कोई ऐसी सूरत बनी, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ये कॉजी जुडिशियल। नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं, डियर क्लास, एग्जांपल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब ये कोर्ट के कौन कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कैरी ऑन हैं। नंबर वन, ऑर्डर फॉर सेटिंग अप द कमीशन ऑफ इंक्वायरी। जैसा कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द जुडिशरी to form a commission to look into the matter of Panama leaks। 400 आदमी का उसमें पाकिस्तानियों का नाम था, तो उसमें वो कमीशन बना, उन्होंने इंक्वायरी की। नंबर टू, ऑर्डर ऑफ आर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो भी कोर्ट है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को यूज करते हुए इस तरह की मामले भी टेकअप कर सकती है। ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी बंदे को रोकना, उसकी गिरफ्तारी को, जैसा कि रिसेंटली एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की डिटेंशन को प्रिवेंट किया उन्होंने और उनको बेल फ्राहम की 17 ऑफ जून के जनाब, ये 16 जून तक आफ्टर फॉर फ्यू डेज बेल वाज ग्रांटेड। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर दी सेल टैक्स। सेल टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाता है, या पावर ऑफ इशू लाइसेंस या परमिट, या कोर्ट किसी को के लिए ऑर्डर कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में मुदाखलत करते हुए कि इस बंदे को परमिट या वो लाइसेंस जारी किया जाए। Number next example of judicial functions, dismissal of an employee on the ground of misconduct। जब आप किसी बंदे को नौकरी से निकाल देते हैं मिसकंडक्ट एक्ट के तहत, तो या फिर एक्ट कॉज जुडिशियल फंक्शन यूज कर रही है स्टेट। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए स्टूडेंट, किसी यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट को एक्सपेल करने के लिए उसने मिसकंडक्ट किया तो आपने प्रोसीडिंग कैरी ऑन की है। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स अंडर कस्टम लॉज, कि कोई नॉन कस्टम आइटम मौजूद है, तो नॉन कस्टम गाड़ी ऑन रोड आप देख रहे हैं, या कोई ट्रक कैरिंग द लगेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विदाउट द बिल ऑफ लेडिंग, तो बीएल के बगैर वो इंपोर्ट हुआ है, तो इसका मतलब वो स्मगलिंग का माल है, तो गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर सकती है। फोर फीचर ऑफ पेंशन और ग्रेजुटी, अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी हालत हरकत की है तो गवर्नमेंट जो उसके वो पेंशन या ग्रेजुटी को रोक सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि अगर कोई पाकिस्तान में आया है और उसको सिटीजनशिप ग्रांट करनी है, जैसे कि बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके बच्चे औलाद भी हैं पैदा हुई, तो क्या उनको सिटीजनशिप ग्रांट करनी है या नहीं, ये सारा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट का जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिज एंड क्वाजी लिज। लिज मीन a piece of litigation, a controversy or a dispute, or causal is mean a piece of litigation which is a subject matter of administration। अब दोनों में बात क्लियर हो गई है कि भाई अगर गवर्नमेंट ये इस तरह के लिए लिटिगेशन के लिए कोई कानून बना चुकी है, कोई ऐसा मामला उसने कर लिया है, तो ये लेस के जिम्मे में आएगा, और जिसमें हतमी चीज़ है, और अगर ये अभी हतमी नहीं है, यानी तो ये फाइनल नहीं है, नॉट एग्जैक्टली, तो फिर ये कॉजी लिस्ट के अंदर हम टेकअप कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर को यही तक रखते हैं। आज हमने जो बात डिस्कस की है वो था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट, फिर उसमें स्टेट ऑफ ऑर्गन को बयान किया गया। इस लेक्चर को आपने देखना है, प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद एनी क्वेश्चन? थैंक यू।